हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। 2025 एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है। जिन एस्पिरेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिशन मोड में अपनी पढ़ाई को करते जाइए आप, और 2026 में इंश्योर करिए कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो। उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल से सिंपल होनी चाहिए कि अप्रैल मंथ में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और मई और जून मंथ में खूब रिवीजन करें, खूब प्रैक्टिस करें, और एग्जाम के हर पहलू पे आपकी तैयारी एग्जाम में एंटर होने से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और कोई भी चीज़ लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल मत छोड़ें। कोई भी इधर उधर की बातों पे दिमाग मत लगाएं। आईपीएल ज़्यादा मत देखें। बहुत सारे एस्पिरेंट मुझसे कह रहे हैं सर कि मैं आईपीएल देख देख के हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। एक तो आपको पता है कि आपका आईपीएल देख के टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग आईपीएल देख रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर कट मेंटेलिटी होनी चाहिए कि 2026 में आपको सिलेक्शन लेके रहना है। आज मैं अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 35 को डिस्कस करूंगा। माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपियर हुआ हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपियर हुआ हूँ, और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए सेट नंबर 35 डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 35 का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द इंटर स्टेट काउंसिल द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंतर राज्य परिषद पर विचार कीजिए। उससे संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि जो संस्थाएं हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो कि संविधान से डायरेक्टली बनती हैं, संविधान के किसी एक पर्टिकुलर अनुच्छेद से वो बनती हैं। तो जैसे आपका इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल है, जैसे आपका ये आपका आर्टिकल 263 से बनती है। 263 आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका किस आर्टिकल से बन गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल 324 से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। आपका जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आपकी 324। ठीक है, आपके जितने भी कमीशन है, जो भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी आपकी संवैधानिक संस्था है। और उसके बाद दूसरी संस्थाएं किस तरह की? स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, जो कि आपकी स्टैट्यूटरी संस्थाएं किस तरह की संस्थाएं होती हैं? जो पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा के पारित किसी कानून से बनाई जाती हैं। जैसे आपका नेशनल कमीशन फॉर वोमेन एक आपकी स्टैट्यूटरी संस्था है। ठीक है, आपके जितने भी जोनल काउंसिल हैं वो किस तरीके से जोनल काउंसिल्स भी हैं। जोनल काउंसिल किस तरह की? आपकी स्टैट्यूटरीज बॉडी है। जोनल काउंसिल आपकी संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, जबकि इंटर स्टेट काउंसिल आपकी एक संवैधानिक संस्था है। उसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज, या जिनको नाइदर स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। उस कैटेगरीज में हम क्या रखते हैं? जैसे कि आपका पहले प्लानिंग कमीशन था, आज के टाइम पे आपका नीति आयोग है। तो ये सारी संस्थाएं, इन संस्थाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज को कंफर्म कर लीजिए कि संस्थाएं 3 तरह की होती हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो आपका आर्टिकल 263 है, तो संविधान में पार्ट 11 है। देखिए हमारा संविधान में कई सारे पार्ट्स हैं, तो पार्ट 11 आपका किससे संबंधित है? आपका संबंधित है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखिए भारत में किस तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम है? हमारे यहाँ एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां पे संविधान ने ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनियन एंड स्टेट में। तो जो लेजिस्लेटिव पावर हैं,
लेजिस्लेटिव पावर है उनको डिवाइड किया हुआ सेंटर और स्टेट में। तो इसी पार्ट में रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में अच्छा इसमें आर्टिकल कितने शामिल है, इसमें आपके आर्टिकल शामिल हैं 245 से लेके 263 तक। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव अब पावर्स भी 3 कैटेगरीज में है आपकी। एक तो लेजिस्लेटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स को सेंटर और यूनियन में डिवाइड किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को भी सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड किया गया। लेकिन जो जुडिशियल पावर है वो डिवाइड नहीं की गई है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया है। और वो किस पार्ट में मेंशन की गई है, पार्ट 11 में मेंशन की गई है। तो लेजिस्लेटिव पावर आपकी 245 से लेके 255 के बीच में। उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, चैप्टर नंबर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आपके बचे हुए आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल 256 से लेके 263। तो आपका जो इंटरस्टेट काउंसिल्स हैं ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में 263 आर्टिकल में ये चीज मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट तो पहले तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। इसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए सरकारिया कमीशन आपका सेंटर स्टेट रिलेशन पे सरकारिया कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था। ये आपका कंस्टिट्यूट किया गया था 1983 में। तो इस आयोग ने रिकमेंड किया था कि जो आर्टिकल 263 है उसके तहत जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात कही गई है उसको कंस्टिट्यूट किया जाए, उसको एक परमानेंट बॉडी की तरह कंस्टिट्यूट किया जाए, जिससे कि जो सेंटर और स्टेट के बीच के जो संबंध हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और सेंटर स्टेट रिलेशन पे एक तो सरकारिया कमीशन हो गया, दूसरा कौन सा कमीशन हो गया आपका, पुंछी कमीशन। तो ये दोनों कमीशन के बारे में कब कंस्टिट्यूट किए गए, इनके कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन किसने इसको हेड किया, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इट्स मेंबर इंक्लूड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर अलोंग विद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इसके सदस्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय विधान मंत्रिमंडल के मंत्री शामिल होते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, चेयरमैन हो गए। मेंबर्स में यदि हम बात करें तो जितने भी स्टेट हैं उन सब स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर, और वो यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के भी आपके चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं। जिन यूनियन टेरिटरीज में असेंबलीज नहीं है तो उन यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट रूल में, प्रेसिडेंट रूल में होते हैं उनके गवर्नर भी इसके सदस्य बनते हैं, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी इसके सदस्य होते हैं। और ये आपके उसके बाद परमानेंट कुछ इनवाइटीज होते हैं जो कि प्रधानमंत्री उनको आपका अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो जोनल काउंसिल के जो सेक्रेटरी होते हैं वो ही इंटर स्टेट काउंसिल के भी सेक्रेटरी होते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको कौन प्रिसाइड करता है, आपका इंटर स्टेट काउंसिल को प्रिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जबकि जो जोनल काउंसिल है उसको कौन प्रिसाइड करता है, जोनल काउंसिल को प्रिसाइड करते हैं आपके होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और जोनल काउंसिल आपकी किस तरह की संस्था है, जोनल काउंसिल आपकी स्टैट्यूटरी संस्था है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। आपको सही ऑप्शन, सही विकल्प क्या रहेगा जिसमें तीनों ऑप्शन शामिल होंगे। तो ऑप्शन ए में ओनली 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 1 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपके तीनों विकल्प दिए गए। आपका डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी गेंडुचिली, अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, इज बेस्ट नोन फॉर हर लीडरशिप इन विच मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो रानी गेंडुचिली एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश भारत के दौरान किस आंदोलन में उनका नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। बेसिकली आपसे पूछा है कि रानी गेंडुचिली का संबंध किस मूवमेंट से है। अब ऑप्शन नंबर ए क्या है, शी ज्वाइंट द हेरेका मूवमेंट मोबिलाइजिंग नागा ट्राइब्स अगेंस्ट
ब्रिटिश मिशनरी। हैरेका आंदोलन से जुड़कर नागा जनजातियों को ब्रिटिश मिशनरियों के खिलाफ संगठित किया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या, पीस एंड अपराइजिंग इन बंगाल अगेंस्ट जमींदारी ऑपरेशन, बंगाल में जमींदारी अत्याचार के खिलाफ किसान आंदोलन। ऑप्शन सी क्या दिया गया, आर्म्ड रिवोल्ट इन पंजाब सपोर्टिंग द गदर पार्टी कॉज, पंजाब में गदर पार्टी के समर्थन में सशक्त विद्रोह। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लीड बाई महात्मा गांधी इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन। तो जो रानी गेंडीचुलू हैं इनका संबंध आपका हैरेका मूवमेंट से है। और ये मूवमेंट एक तरीके जो हैरेका मूवमेंट था ये आपका नागा पीपल्स द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश मिशनरी इसको स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रानी गेंडीचुली ने जब इस मूवमेंट को ज्वाइन किया तब उनकी उम्र 13-14 साल थी। तो रानी गेंडीचुली जिनके टाइम पीरियड है आपका, याद रखिएगा ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से इनका संबंध है। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा आपका 1915 से लेके आपका 1993, तो 13-14 साल की उम्र में इन्होंने मूवमेंट को लीड किया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें जेल में डाला, कई साल ये जेल में रही। उसके बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तब इनको जेल से बाहर निकाला गया। ठीक है, और इनको आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने क्या टाइटल दिया था, डॉटर ऑफ हिल्स, डॉटर ऑफ हिल। तो ये एक उदाहरण है कि जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। असर्शन में क्या दिया गया, WTO इंकरेजेस फ्री एंड फेयर ट्रेड अक्रॉस नेशन, तो विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच मुफ्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन रीजन क्या दिया गया, इट अलाउज कंट्री टू इम्पोज आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यह देशों को घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए मनमाने प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कंस्टिट्यूट किया गया था कि जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है वो फ्री एंड फेयर और रूल बेस्ड हो सके। ठीक है, तो इस वजह से इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। अच्छा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको कब कंस्टिट्यूट किया गया आपका, इसको कंस्टिट्यूट किया गया था आपका 1995, 1 जनवरी 1995। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, जेनेवा। ठीक है, और इसके जो वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, आपकी डायरेक्टर जनरल है वर्तमान डायरेक्टर डीजी जो है आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो हैं आपकी नगोजी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट अफ्रीकन और फर्स्ट वुमेन डीजी हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले कौन सी संस्था थी आपकी, गेट, जिसको क्या बोलते हैं आप, GATT। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले की संस्था थी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये रूल बेस्ड ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है। ये आप कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल बेस्ड टैरिफ लगा सकती है, वो आर्बिट्री टैरिफ नहीं लगा सकती। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब सही विकल्प चूज करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या है कि दोनों कथन सही है और आर एक ही सही एक्सप्लेनेशन, तो ऐसा तो इसमें है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि बोथ ए एंड आर सही है, लेकिन आर सही एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो भाई पहली बात तो क्या है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सही जवाब हमारा सी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्राइमरली एम टू, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, भारत का पूर्ण स्वतंत्रता देना।
ऑप्शन बी क्या है, स्टैब्लिश अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारत को डोमिनियन दर्जा देना। ऑप्शन सी है आपका प्रोवाइड फॉर फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, संघीय ढांचा और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना। इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करना। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आपका एक बहुत बड़ा एक्ट था, और इस एक्ट से जो भारत का संविधान है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। उनमें से पहला जो सबसे सबसे पहला जो प्रोविजन था कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर रहा था। ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं इसमें, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को ये एक प्रिंसली स्टेट, इन दोनों को मिला के ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाह रहा था, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, इसलिए ये प्रोविजन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इस एक्ट ने क्या किया कि जो प्रोविंसेस में जो 1919 के एक्ट के माध्यम से जो डायर की इंट्रोड्यूस की गई थी, डायर की, उसको अबॉलिश किया था प्रोविंसेस में, और क्या इंट्रोड्यूस किया था आपका, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया था आपके प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसी एक्ट के माध्यम से 1937 में इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और डायर की अबॉलिश कर दिया था प्रोविंसेस में। अच्छा, डायर की प्रोविंस में अबॉलिश की गई थी, लेकिन सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि प्रोविंस में तो अबॉलिश की गई, बट सेंटर में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। फेडरल कोड स्टैब्लिश किया गया था 1937 में इसी एक्ट के माध्यम से, ठीक है। फिर जो आपके जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो कंसेप्ट था, जो कि 1909 के एक्ट से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको इन्होंने और एक्सपेंड किया था। तो ये जो विकल्प है कि इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन था, ठीक है। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले क्या क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन, फिर आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो इन सभी के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो उसका आउटकम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1935 एक्ट से ही भारत का संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द रेन ऑफ पृथ्वीराज चौहान कंक्लूडेड इन विच ईयर। तो पृथ्वीराज चौहान का शासन किस वर्ष समाप्त हुआ, और आपके विकल्प है 1175, 1192, 1206 और 1210। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, देखिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको पृथ्वीराज चौहान का दे देता हूं। तो पृथ्वीराज चौहान आपकी ये थर्ड पृथ्वीराज चौहान होते हैं, ठीक है। और ये किस डायनेस्टी से, चौहान डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। और ये चौहान डायनेस्टी में चौहान डायनेस्टी के लास्ट किंग होते हैं, ठीक है। और इनका जो रूल होता है वो अजमेर और दिल्ली वाले रीजन में होता है। फादर इनके सोमेश्वर होते हैं और इनकी मदर करमुरा देवी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इनको हम इसलिए याद करते हैं कि ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपकी 1191 में हुई, और इसमें आपकी पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और ये लड़ाई आपकी मोहम्मद गौरी, जो कि अफगानिस्तान गजनी वाले एरिया से आए थे, उनके अगेंस्ट इनकी विक्ट्री होती। लेकिन जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है, उसमें इनकी हार होती है, और मोहम्मद गौरी इनको पकड़ लेता है और इनको आपका मार दिया जाता है। तो ये दो बैटल, आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दो बैटल्स हैं, क्योंकि इन बैटल्स ने किनका किनका राज यहाँ पे वो किया भाई, दिल्ली सल्तनत आपकी यहीं से आपको देखने को मिलती है। तो 1192, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके एसएससी टीयर 1 में ये पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। और ये दो बैटल्स हैं, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इनको राय पिथौरा भी बोलते हैं, ठीक है, राय पिथौरा। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इनके जो कवि थे वो कौन थे। इनके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, उनका क्या नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ठक्कर बप्पा was a dedicated social worker and freedom fighter, primarily known for his lifelong effort towards the upliftment and welfare of which section of Indian society। तो यहां आपसे क्या पूछा गया, जो ठक्कर बप्पा हैं इनके विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि ठक्कर बप्पा का संबंध किससे है। ठीक है, और आपके विकल्प क्या क्या, पहला विकल्प है आपका वोमेन्स, महिलाओं से संबंधित। ऑप्शन बी में चिल्ड्रंस, बच्चे। ऑप्शन सी क्या है, ट्राइबल, आदिवासी कम्युनिटी, आपके जनजातीय समुदाय, और इंडस्ट्रियल वर्कर। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ठक्कर बप्पा का सही नाम क्या था। इनका नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, और इनको बप्पा आपका किसने कहा था, बप्पा इनको बोला था आपका महात्मा गांधी ने इनको प्यार से बप्पा बोला था, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन आपके जो समाज के जो निम्न वर्ग हैं उनके उत्थान में इन्होंने अपना पूरा समय बिताया था। इस वजह से इनको आपका बप्पा बोला गया प्यार से। अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, इनका टाइम पीरियड होता है 1867 से लेके आपका 1991 तक, ये इनका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या है कि ये आपके, तो इन्होंने किसका अपलिफ्टमेंट में काम किया, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। ठीक है, और इनके द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना किया गया, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। और उन्होंने एक बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी, और उस बुक का नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ये संगठन की स्थापना इन्होंने 1948 में की, और एक इंपॉर्टेंट बुक जो इन्होंने लिखी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 में लिखी। ठीक है, तो बप्पा एक टाइटल था जो कि महात्मा गांधी ने इन्होंने दिया था, और इन्होंने अपना पूरा जीवन किनकी सेवाओं में बिताया, किसके उत्थान में, ट्राइबल कम्युनिटीज के उत्थान में। ठीक है, तो सी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज करेक्टली पेयर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव रोल। तो गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने कार्य के साथ सही रूप से सुमेलित है। ठीक है, और आपके विकल्प क्या क्या हैं, आपके उत्तरायण कटपक्ष राक्षीय रसोई का प्रभारी, धुर्विधिकरण मुख्य न्यायिक अधिकारी, पुस्तपाल अभिलेखों का संरक्षक, और भंडारीकृत ग्राम प्रहरी प्रमुख। ठीक है, तो ये थोड़ा गुप्ता एम्पायर आपको मालूम है कि एक ब्रीफ समझ लेते हैं। गुप्ता पीरियड जो रहा आपका कब से कब तक रहा, गुप्ता एम्पायर का पीरियड रहा आपका 300 लगभग 320 से लेके आपका 550 एडी के बीच में ये इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, इसको भारतीय इतिहास में क्या बोलते हैं, गोल्डन एज, एंशियंट पीरियड का क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, स्वर्णिम काल, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस अधिकारी का, गुप्ता पीरियड के किस अधिकारी का संबंध किस चीज से है, और आपके विकल्प आपने देख ही लिए। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, जो आपका पुस्तपाल था इसका संबंध आपका किससे था, अभिलेखों का संरक्षक से इनका संबंध था। ठीक है, अच्छा गुप्ता एम्पायर की फाउंडेशन किसने की, फाउंडर कौन थे भाई, तो फाउंडर थे श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद इसी पीरियड में इन्हीं के गुप्ता एम्पायर में ही आपको चंद्रगुप्त वन देखने को मिल रहे हैं, आपको समुद्रगुप्त देखने को मिल रहे हैं, आपको 12 मिहिर देखने को मिलेंगे इसी पीरियड में, आपको आर्यभट्ट देखने को मिलेंगे इसी पीरियड में, आपको कालिदास देखने को मिलेंगे। तो ये जो पीरियड है ये आपके लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्णिम काल इसको बोला गया है, गुप्ता पीरियड को। ठीक है, और इसमें एम्पायर को किस तरीके से डिवाइड किया गया था, देखिए इंटायर एम्पायर को तो राज्य बोलते थे, एम्पायर को कौन हेड करता था, राजा हेड करता था। ठीक है, किंग हेड करेगा। अच्छा एम्पायर को फिर किस में डिवाइड किया जाता है, एम्पायर को जैसे आज हम स्टेट में डिवाइड करते हैं उसी तरीके से इनको प्रोविंस, और उस समय इनको प्रोविंस को क्या बोलते थे, भुक्तीस प्रोविंसेस हो गए। ठीक है, प्रोविंसेस को कौन हेड करता था, उपारिका।
और ये जो गुप्ता एम्पायर है ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था इनका। भाई मॉडर्न पीरियड में आपको सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिलेगा, गुप्ता पीरियड में आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखने को ज्यादा मिलेगा। फिर भुक्तीस के बाद क्या है आपका बेस है, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। बिस बिस आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को कौन हेड करता था? विश्वपति, विश्व या पतीज, ठीक है। उसके बाद आपका विलेज हुआ करते थे, विलेज को ग्रामिका हेड किया करते थे, ठीक है। तो ये आपके अपने किस चीज के लिए जाने जाते हैं? अपने डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। और इनके पीरियड में कौन से आपके चाइनीज पिलग्रिम आए थे वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, इनके शासन के कुछ हम इंपॉर्टेंट किंग्स को वो देख लेते हो पदों को। महाबलाधिकृत कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, महादंड नायक आपके चीफ जस्टिस हुआ करते थे, महाप्रतिहार मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेस, महासंधि विग्रहक पोस्ट वॉर कंसिलिएशन। भाई इनके हिंदी नाम से ही आपको इनके रोल के बारे में पता चल रहा है। देखिए महाबलाधिकृत भाई कमांडर इन चीफ, महादंड नायक, देखिए कई बार क्या होता है उनके नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि वो किस काम को कर रहे होंगे, ठीक है। तो दंड पासिक हो गया जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, जो कि आज अभी वर्तमान में स्टेट देखिए वर्तमान में जो डीजीपी रोल प्ले करते हैं वो आपका डीजीपी क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो महादंड पासिक, भंडारीकृत हेड ऑफ रॉयल ट्रेजर, ठीक है। महापक्ष पाटालिका अकाउंट डिपार्टमेंट से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से आप ये आपके गुप्ता एम्पायर के कुछ पदाधिकारी है जिनको आप हेड बोल सकते हैं या मिनिस्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। सर्वाध्यक्ष इंस्पेक्टर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, महाशक्तिपति कंट्रोलर ऑफ कैबिनेटली, ठीक है। विनयपुर ऑफिसर प्रेजेंटिंग गेस्ट एट कोर्ट, ठीक है। आपका उसी तरीके से देखिए तो इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन से हर जब भी आप किसी भी साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले देखा करिए उसका पीरियड क्या है, पीरियड क्या है उसका, उसका फाउंडर कौन है, ठीक है। फाउंडर कौन है और किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, और एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट पदाधिकारी को क्या बोला करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो टैक्सेस हैं, जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं उनके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द पॉपुलेशन pyramid in India is broad at the base and top and narrow in the middle, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो भारत का जो जनगणना पिरामिड है, पिरामिड का जो आधार है वो ब्रॉड है, चौड़ा है, और जो शीर्ष और जो मिडिल सेक्शन है वो सकरा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो भारत का जो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड के माध्यम से हम अपने देश की जनसंख्या को उसकी आयु और लिंग के आधार पे डिवाइड करते हैं। उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप सबसे पहले अच्छा, जो भारत में जो अभी वर्तमान में जो पॉपुलेशन है, वर्तमान में जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, तो ये जो आपकी 0 से 14 साल की उम्र है, 0 से 14 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज लगभग 23.8% है। और जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 से 59 के बीच में, इस एज ग्रुप की आपकी कितनी पॉपुलेशन है? 67.5%। भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला कंट्री है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका बेस है वो ब्रॉड नहीं है, ठीक है। वो क्या बता रहा है? ब्रॉड बेस का मतलब होगा कि उसकी जनसंख्या, मतलब जो 0 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो लोग होंगे उनकी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो 15 से 59 साल के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। और जो आपकी 65 प्लस वाले लोगों की जनसंख्या वो कितनी है? सॉरी, ये 64 तक का रहेगा, ठीक है। और जो आपकी 65 प्लस वाली जनसंख्या वो कितनी है? वो है लगभग आपकी 8.7%, ठीक है। तो हमारा बेस नैरो है, मिडिल उससे कुछ ज्यादा है, फिर आपका कुछ इस तरीके से आपका वो रहेगा,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, ये गलत है, गलत है ये। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम, इंडिया हैज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन डेथ रेट। तो भारत में उच्च जनसंख्या दर और घटती मृत्यु दर के कारण युवा जनसंख्या अनुपात अधिक। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारी जो जो यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। ठीक है, और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से आपकी डेथ रेट भी कम हो रहा है, बट समय के साथ आपका फर्टिलिटी रेट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब आपको क्या आइडेंटिफाइड करना है, करेक्ट वन आइडेंटिफाइड करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए में आपका दोनों सही दिए गए हैं, और ए उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द कलर ऑर्डर इन अ सेकेंडरी रेनबो इज। ठीक है, तो जो सेकेंडरी इंद्रधनुष बनता है उसमें कलर का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सेम एज प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष के समान। ऑप्शन नंबर बी में क्या गया, रिवर्स कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो, तो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में उल्टा। सी क्या है, रैंडम एंड वेरिएबल। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी, तो सही जवाब क्या रहेगा, रिवर्स कंपेयर टू द प्राइमरी ऑर्डर। ठीक है, जो आपका प्राइमरी रेनबो होता है उसमें आपका क्या होता है कि रेड कलर आउटर मोस्ट होता है। तो आउटर मोस्ट कलर कौन सा होता है प्राइमरी में, आउटर मोस्ट कलर होता है आपका रेड कलर। ये कलर आप इस तरीके से विबग्योर से अंदाजा लगाते हो, विबग्योर। ठीक है, ये कलर को याद रखने का तरीका है। ठीक है, आउटर मोस्ट कौन सा रहेगा, रेड, और इनर मोस्ट कौन सा होता है, जब भी आप देखिए इंद्रधनुष देखिएगा, ठीक है, तो उसमें जो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, और इनर मोस्ट कौन सा होता है आपका, वायलेट। और ये आपका किस में होता है, प्राइमरी प्राइमरी रेनबो में, प्राइमरी रेनबो में। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें ये कलर का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ठीक है, कलर का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो रिवर्स कंपेयर टू द प्राइमरी रेनबो। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क was composed by the Vijayanagar ruler Krishnadev Raya and is renowned for its poetic richness and devotion to Lord Vishnu। तो आपको 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कौन सा विकल्प जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव द्वारा रचित है, जिसमें काव्यात्मक समृद्धि और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कृष्णदेव राय, देखिए विजयनगर एम्पायर आपको पता है कि साउथ इंडिया में ये आपका स्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, कृष्णदेव राय आपके, कृष्णदेव राय के बारे में, जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर हुए वो आपके कृष्णदेव राय हुए। और कृष्णदेव राय का जो पीरियड रहा आपका 1509 से लेके आपका 1529 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। और किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे, विजयनगर की जो तुलुप डायनेस्टी थे उससे ये संबंध रखते थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एक अच्छे राजा होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी आपकी, अमुक्ता माल्यदा। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब है। और इसमें उन्होंने भगवान विष्णु की प्रशंसा की हुई है उनके डिवोशन में ये। ठीक है, अच्छा, कृष्णदेव राय की जो शासनकाल थे उनकी सभा में क्या अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, अष्ट दिग्गज। ठीक, अष्ट दिग्गज। ठीक है, जैसे आपके अकबर के शासनकाल में क्या आपको देखने को मिलता है, आपको 9 जेम्स देखने को मिलता है, नवरत्न देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से कृष्णदेव राय के जो शासनकाल थे उसमें आपको अष्ट दिग्गज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम विश्वेश्वरैया इज करेक्ट। तो सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न, वे भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट
रिसिपिएंट थे भारत रत्न के, वो कौन थे आपके? एक तो सी राजा गोपालाचारी 1954 में जो फर्स्ट टाइम आपके भारत रत्न अवार्ड दिए गए। भारत रत्न क्या है आपका? भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये आपका, ठीक है, अवार्ड है आपका, ठीक है। और सबसे पहले किसको दिया गया? सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी आपके कौन थे? फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सी राजा गोपालाचारी। और किनको दिया गया था? आपका सीवी रमन, सीवी रमन, और आपके एस राधा कृष्णा, एस राधा कृष्णा। तो एस राधा कृष्णा आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और सीवी रमन आपके फिजिसिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। तो इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ही वॉज नोन फॉर हिज रोल इन इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इनको किस चीज के लिए याद करते हैं? वे भारत के जल विद्युत परियोजनाओं में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि इनको, इनका जो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इनको क्या है? इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। सर एम विश्वेश्वरैया का एक जो थोड़ा एक टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो ये आपके, इन्होंने एक इंजीनियर होते हैं ये, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है 1860 से लेके आपका 1962 के बीच में। इनको आप क्या बोलते हैं? ये मैसूर स्टेट के दीवान होते हैं, ठीक है। और ये आपके फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, आपके मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं का जो जन्मदिन है सितंबर सितंबर 15, उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? इंजीनियर्स डे के तौर पे, इंजीनियर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 15 को। इन्होंने ही आपका कृष्णा राजा डैम डैम को के चीफ आर्किटेक्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने जो हैदराबाद स्टेट था वहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड किया था। तो इनको इनके इंजीनियरिंग मार्वल्स के लिए हम याद करते हैं, ठीक है। तो बी आपका इनका सही जवाब रहेगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ही डिजाइन द फर्स्ट इंडियन रेल बजट मॉडल, ठीक है भाई। ऑप्शन डी क्या? ही वाज अ नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ना कि कोई आपके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द रिवॉल्यूशनरी बाग जतेंद्र नाथ मुखर्जी वॉज नोन फॉर हिज वेलियंट फाइट एंड फॉर इंस्पायरिंग रिवॉल्यूशनरीज इन विच इंडियन स्टेट। तो क्रांतिकारी बाग जतिन, जिनका नाम जतेंद्र नाथ मुखर्जी, अपने साहसिक कार और क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए थे? तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो बाग जतिन है, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका बंगाल, ऑप्शन डी क्या है आपका? बिहार। तो इनका संबंध आपका किससे है? आपका, इनका संबंध आपका बंगाल राज्य से है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो हबल, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? हबल टेलीस्कोप के विषय में पूछा जा रहा है, और उस पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट ऑपरेट्स मेनली इन विजिबल अल्ट्रावायलेट एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। यह मुख्य रूप से दृश्य पराबैंगनी और निकट अवरत तरंग में रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, ये इन तरह की जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें ये काम कर सकता है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, एंड आपकी नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। तो ये क्या है? सबसे पहले क्या है? हबल स्पेस एक स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है, ठीक है, एक टेलीस्कोप है, ठीक है।
और इट इज प्लेस्ड इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अबव द अर्थ। ठीक है, तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट कितनी होती है, एल्टीट्यूड कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। तो इसकी जो ऑर्बिट है वो नियर अर्थ ऑर्बिट है। इसको क्या है, इसकी जो एक्चुअल ऑर्बिट है वो क्या है, नियर अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, ना कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। नियर अर्थ ऑर्बिट बोल दो या लोअर अर्थ ऑर्बिट बोल दो। इसे पृथ्वी के ऊपर भूस्तर कक्षा में स्थापित किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में किस तरह की सैटेलाइट्स रखी जाती, कम्युनिकेशन बेस्ड जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखी जाती, और जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होती है वो अर्थ के रेफरेंस में स्टेशनरी होती है। उनका जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, 24 आवर। ये एक इनकी जो पोजीशन होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू मेजरिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इसने ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापने में योगदान दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो इसी आपके हॉल स्पेस टेलीस्कोप ने प्रूव किया कि यूनिवर्स, आपका जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है। पहले ये माना जाता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, लेकिन हबल टेलीस्कोप से जो डाटा आया उसने ये प्रूव किया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद जो अब जो नई टेलीस्कोप जो अभी रखी गई है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, वेब्स टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसका ये आपका हबल स्पेस का ये सक्सेसर है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। अब आपको आइडेंटिफाई करना, ऑप्शन नंबर ए में क्या ओनली 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 1 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 2 एंड 3 दिया गया है, और डी में 1 3। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट की मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, साधारण शब्दों में ऐसे समझिए कि लेट सपोज करिए कि कोई भी चीज को पहले आप 100 रुपए में परचेस कर सकते थे। लेट सपोज करिए कि आर्टिकल ए को आप 100 रुपीज में परचेस कर सकते थे। अब देखिए, इन्फ्लेशन रेट यदि मैं आपसे कहूं, इन्फ्लेशन रेट हमारा 5% है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसी आर्टिकल को खरीदने के लिए हमें बाद में कितने रुपए देने होंगे, 105 रुपए। तो आप देखिए कि जो मनी की परचेजिंग पावर है, अब क्रय शक्ति, अब देखिए 100 रुपए की जो क्रय शक्ति है वो कम हो गई। ठीक है, तो परचेजिंग पावर को ये कम करता है। इन्फ्लेशन ऑलवेज बेनिफिट सेवर्स, मुद्रास्फीति हमेशा बचतकर्ताओं को लाभ पहुंचाती। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन से आपकी जो मनी की वैल्यू है वो कम हो रही है, इस वजह से ये बेनिफिट नहीं पहुंचा रही है, ये आपको लॉस पहुंचा रही है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपका जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो रिटर्न है, लेट सपोज करिए कि आपको जो सेविंग, जो बैंक अकाउंट में जो आप पैसा रखते हैं उस पर नॉर्मली बैंक अकाउंट में जो सेविंग रेट पे नॉर्मली आपको बैंक कितना इंटरेस्ट रेट देती है, आपका 2 से 3% के बीच में। ठीक है, और यदि आपका इन्फ्लेशन रेट यदि आपका 4% है तो आपकी मनी की वैल्यू कम हो रही होगी। ठीक है, अब यहां क्या है ना, ऑलवेज वर्ड यूज हुआ है। लेट सपोज करिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट 1% हो। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ रही होगी, लेकिन यहां ऑलवेज वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि जब कभी भी एब्सोल्यूट वर्ड यूज हो तो आप हमेशा सावधान हो जाएं, और डिफरेंट ऐसे स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि सेविंग रेट क्या है और इन्फ्लेशन रेट क्या है। जो मनी आपके पास है वो आपको क्या रिटर्न दे रही है, और इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका पैसा आपको फायदा पहुंचाया कि वो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी में बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी में नाइदर कोई भी सही नहीं है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। हमेशा जिन स्टेटमेंट में, जिन क्वेश्चंस में
एब्सोल्यूट टर्म्स आए जैसे ओनली, ऑलवेज, ठीक है, तो हमेशा सावधान हो जाइए, वो स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होते हैं, हमेशा गलत नहीं होते, नॉर्मली 90% सिनारियोज में वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शंस गलत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ठीक है भाई, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली, देखिए फिर अगेन यहाँ एक एब्सोल्यूट वर्ड आ गया, एट नाइट। तो आप बताइए, क्या पेड़ रात में भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो कब होती है? आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हमेशा सनलाइट की उपस्थिति जरूरी है, ठीक है, तो ये नाइट में नहीं होती है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो क्या है, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और आपके 6 वाटर, और लाइट एनर्जी आपकी मौजूद होती है, लाइट एनर्जी। और इससे क्या कन्वर्ट होगा, इससे क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है? इससे प्रोडक्ट आपको मिलता है आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस आपका बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है? आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। और ये सब पूरी ये आपकी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, इसे उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसीलिए बोलते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाओ जिससे कि आपका ऑक्सीजन ज्यादा निकले, ठीक है। और क्लोरोफिल किस तरीके का पिगमेंट है? ये ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा आपका जहां 1 और 3 शामिल होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 और 3 इंक्लूड है, ऑप्शन बी में आपका 2 और 3 इंक्लूड है, ऑप्शन नंबर सी में ओनली 1 इंक्लूड है, ऑप्शन नंबर डी में 3 इंक्लूड है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ए आपका सही जवाब रहेगा। और हमेशा जहां पे भी ओनली वर्ड आ जाए वहां हमेशा सतर्क होना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित है? ऑप्शन पहला है वुड डिस्पैच, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो आपका जो वुड डिस्पैच रहा ये आपका किससे संबंधित है? सबसे पहले ये एजुकेशन से संबंधित है। और इसने किस चीज को बढ़ावा देने की बात कही? इसने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही थी, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका हंटर कमीशन, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। हंटर कमीशन ने क्या बोला? विश्वविद्यालय का उन्मूलन। तो आप देखिए बिल्कुल एब्सोल्यूट वर्ड फिर से आ गया। देखिए इंडिया में उस वक्त एजुकेशन सेक्टर इवॉल्व हो रहा था, तो यूनिवर्सिटी को अबॉलिश क्यों किया जाएगा, ठीक है। सेडलर कमीशन फोकस ऑन प्राइमरी स्कूलिंग ओनली, फिर अगेन एक एब्सोल्यूट वर्ड आ गया, ठीक है। रेलिस कमीशन आपका वर्नाकुलर प्रेस कंट्रोल से संबंधित है। तो उसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो आपका वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन हैं आपके, जैसे मैकाले माइन्यूट आया, ये आपका प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड, कब आया था? लॉर्ड विलियम बेंडिक के टाइम पे। उसके बाद वुड डिस्पैच आया, इसने जो हमारे एजुकेशन का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया। इसी आपके वुड डिस्पैच के बाद ही आपकी यूनिवर्सिटीज ऑफ मुंबई, आपकी कलकत्ता, ये इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन कब आता है? 1882 में आता है। और इसको किसने चेयर किया था? विलियम हंटर ने, इसीलिए इसको हंटर कमीशन बोलते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे जो उसके चेयर पर्सन होते हैं उन्हीं के नाम पे हम उस कमीशन का नाम रख देते हैं, जैसे सरकारिया कमीशन, ये सरकारिया कमीशन है, पुंची कमीशन है, ये उनके नाम पे ही तो रखा गया है, ठीक है। डेवलपमेंट, और ये किससे संबंधित था? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से, ठीक है। यूनिवर्सिटी कमीशन आया आपका थॉमस रेले के संबंध में, रिफॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज से संबंधित था, और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन हैं। इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन है, सेडलर कमीशन, ये किसकी? इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंधित था। फिर इंडिया डिसबैंडेड कमेटी आई, भारतीय शिक्षा समिति, लॉर्ड इनकेप के टाइम पे आई। फिर हार्डॉक कमेटी आई,
ठीक है, उसके बाद आपकी सार्जेंट प्लान आया। तो ये सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम हैं एजुकेशन सेक्टर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट कमीशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इनका टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, ये किसने इसको हेड किया और इनका पर्पस क्या था, और ये किस गवर्नर जनरल या वायसरॉय के टाइम पे आए। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ठीक है, कंसीडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट अबॉलिश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 पर विचार कीजिए, किसे समाप्त करता है। ऑप्शन क्या है, सती सिस्टम। ऑप्शन बी अनटचेबिलिटी। ऑप्शन सी क्या है, चाइल्ड लेबर। ऑप्शन डी क्या है आपका, डाउरी सिस्टम। तो आपका जो आर्टिकल 17 है ये किसको अबॉलिश करता है, आपका अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक आपकी सामाजिक बुराई थी। ठीक है, तो आर्टिकल 17 किसको अबॉलिश कर रहा, आपकी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ठीक है, और आपका सती सिस्टम कब अबॉलिश किया गया था, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मेनली फोकस्ड ऑन। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों पर केंद्रित थी। पल्सेस, ऑयल सीड्स, व्हीट एंड राइस एंड कॉटन। तो जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, ये इसने ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस चीज को बढ़ावा दिया, इसने ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध सबसे पहले तो फूड प्रोडक्शन से, और फूड प्रोडक्शन में भी इसने किस चीज को बढ़ावा दिया, व्हीट एंड राइस को, व्हीट एंड राइस को। अच्छा, इसने किन क्षेत्र किन एरियाज में, सबसे पहले ये देखिए, इसको थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया, 5 ईयर प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसने आपकी कौन से, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले क्षेत्रों में इसने ज्यादा लाभ पहुंचाया। जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुई उसमें वेस्टर्न यूपी, और इसमें किन फसलों को ज्यादा फायदा पहुंचा था, राइस एंड व्हीट की फसलों में। और ये आपकी क्यों इन्हीं क्षेत्रों में लागू, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या इस्तेमाल किया गया था, आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल किए गए थे। और इसको इन्हीं रीजंस में इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि वहां पे अस्योर्ड मींस ऑफ इरिगेशन मौजूद थी। ठीक है, तो व्हीट एंड राइस। ठीक है, अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फूड ग्रेन से संबंधित है, और एम एस स्वामीनाथन कौन है, फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन आपके कौन है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, जो ग्लोबल लेवल पे किसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपका व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन में। और व्हाइट रेवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, बर्गिस कुरियन ने। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन आपके फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, और डॉक्टर अर्जुन कृष्णन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। येलो रेवोल्यूशन आपकी किससे संबंधित है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है, मीट एंड टमाटो। देखिए ये सारी रेवोल्यूशन आप देखिएगा इनके कलर्स के आधार पे इनको दिया गया है। देखिए ऑयल सीड्स नॉर्मली आपकी किसमें कलर की होती हैं, मस्टर्ड जो सीड्स हैं वो आपके वो येलो कलर के होते हैं, इसलिए इनको येलो रेवोल्यूशन बोला गया है। फिर गोल्डन रेवोल्यूशन बोला गया, फ्रूट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप से संबंधित। पिंक रेवोल्यूशन फिर ओनियन, फार्मा, प्राण से। सिल्वर रेवोल्यूशन में एग एंड पोल्ट्री से संबंध है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लैक रेवोल्यूशन आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से हो गया। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपके फाइबर से संबंधित हो गया। जूट प्रोडक्शन से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एवरग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है कि आप एवरग्रीन, अभी अभी आप एवरग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन में आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इससे पहले जो हरित क्रांति हुई थी वो एक बहुत सीमित क्षेत्र में हुई थी और सीमित फसलों को ही उसने फायदा पहुंचाया, लेकिन इसका फायदा ये हुआ था कि इंडिया आपका किसमें, आपका सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लिबरलाइजेशन रेफर टू, उदारीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है भाई, इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार पर बढ़ा हुआ नियंत्रण। रिड्यूस ऑन ट्रेड बैरियर्स, व्यापार बाधाओं में कमी। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। और करेंसी डिमोनेटाइजेशन,
मुद्रा विमुद्रीकरण। तो सही जवाब क्या रहेगा, लिबरलाइजेशन का संबंध क्या है, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर से। देखिए आपकी 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने बोला, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी किस पे बेस्ड थी, ये आपकी किस पे बेस्ड है, एलपीजी पे। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में। इसने जो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसने किन चीज़ों को बढ़ावा दिया, उसने आपका ट्रेड बैरियर्स को कम करने पे ज़्यादा जोर दिया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट में इंक्लूड करने पे जोर दिया, और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी इसने अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो ये आपकी, ठीक है, इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल तो लाइसेंस राज के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी 1991 से जो पॉलिसी थी उसमें ये सब चीजें लागू हुई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेनली कंसीडर, मानव विकास सूचकांक मुख्यतः किन कारकों पर आधारित है। एक है आपकी इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, आय, स्वास्थ्य और शिक्षा। ऑप्शन बी है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन सी है आपका इन्फ्लेशन रेट। ऑप्शन डी है आपका एक्सपोर्ट लेवल। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें 3 तरह के इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। एक तो आपका इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा। कमेंट में आप मुझे बताइए कि एसडीआई इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, रिलीज कौन करता है। ठीक है, ठीक है, और इंडिया की रैंक क्या है, रैंक क्या है इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और 3 इंडिकेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं आपके, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, मैच द डांस विद स्टेट, नृत्य को राज्य से मिलाइए। भांगड़ा आपका संबंध किससे, पंजाब से, बिल्कुल सही है। तो ए का वन का संबंध किससे हो गया, ए से। ठीक है, गरबा का संबंध किससे, गुजरात से, तो टू का संबंध बी से हो गया। आपका लवानी का संबंध किससे, महाराष्ट्र से, तो 3 का संबंध आपका सी से हो गया। यक्षगान का संबंध किससे आपका, 4 का आपका संबंध डी से हो गया। ठीक है, तो किस ऑप्शन में ये सारी चीजें मैच है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1 का संबंध बी से, 2 का ए से। देखिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाइड करो कि 1 का संबंध ए से किस किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ और सिर्फ ए का संबंध, 1 का संबंध ए से है। ठीक है, तो आप इसी को आगे एनालाइज करोगे, तो 2 का बी से, 3 का डी से, 4 का सी से। बड़ा इजी, इसी में बहुत ही इजी मैच द फॉलोइंग था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और टोटल कितने क्लासिकल डांस है इंडिया के, क्लासिकल डांस हैं आपके टोटल 8, क्लासिकल डांस आपके टोटल 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन क्या, आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 123, और आपके आर्टिकल 356, आर्टिकल 368। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, आपका आर्टिकल 123 में ये दी गई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो 123 में दी गई है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये कब लागू किया जाता है, ये जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, रेसेस पीरियड में इसको लागू किया जाता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपका आर्टिकल 123, और जो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो किसमें है, गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आपकी, वो आपका आर्टिकल 213 में। ठीक है, और 110 का संबंध किससे आपका, मनी मनी बिल से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 356 आपका किससे संबंध है, आपका प्रेसिडेंट रूल से संबंध है ये। और आर्टिकल 360 आपका अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियन गेम्स इज आर करेक्ट, एशियाई खेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, दे आर रेगुलेटेड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इन्हें ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ओलंपिक के बाद एशियन गेम्स सबसे बड़ा आपकी खेल प्रतियोगिता है, आफ्टर ओलंपिक गेम एशियन गेम्स स्पोर्ट्स की सेकेंड मोस्ट
गैदरिंग होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, दे आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इससे पहले 2022 में कहाँ इनको एशियन गेम्स कहाँ आपके ऑर्गेनाइज किया गया था? ये चाइना में, होंगशू में इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। होंगशू, चाइना। उसके बाद आपके 2026 में कहाँ किए जाएंगे? ये आपके जापान में किए जाएंगे। जापान की आइची नगोगा सिटी में इनको आयोजित किया जाएगा। नगोया, जापान। और इंडिया में फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए वो कहाँ हुए थे? फर्स्ट एशियन गेम्स आपके इंडिया में हुए थे, इंडिया में 1951 में। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा इंडिया में दोबारा कब एशियन गेम्स हुए थे। ठीक है, तो आपके सही जवाब क्या रहेगा? आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। इन एथलेटिक द टर्म्स फॉल लाइन इज कॉमनली एसोसिएटेड। ठीक है, तो एथलेटिक में फॉल्स लाइन शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? हाई जंप ऊंची कूद से, शॉर्ट पुट गोला फेंक से, मैराथन से, या हर्डल से। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका शॉर्ट पुट से इसका संबंध है। ठीक है, तो फॉल लाइन आपका शॉर्ट पुट खेल से संबंधित रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हु ऑथर्ड द बुक इग्नाइटेड माइंड्स? इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है आर नारायण, ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी है आपके विक्रम सेठ, ऑप्शन डी क्या है? अमर्त्य सेन। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो चारों ऑप्शन जो आपको दिए गए, चारों रिनाउंड पर्सन है। चलिए इनके पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। जो आपके आर के नारायण है, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? आपकी स्वामी एंड फ्रेंड्स, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी। उसके बाद द गाइड, उसके बाद आपकी मालगुड़ी डेज। ठीक है, ये आर के नारायण से इनका संबंध है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन कौन सी बुक्स लिखी? आपकी विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इसके बाद आपका इंडिया 2020। उसके बाद आपकी जो विक्रम सेठ है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? आपका सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक। उसके बाद अमर सेन एक इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? आपकी द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, पॉवर्टी एंड फेमीन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर का भी एक अपना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है। देखिए एग्जाम, देखिए अभ्यास डीपीक्यू सीरीज क्या है? आपके हर एक सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करा रहा है। जो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके कंसेप्चुअल और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। और एग्जाम में आपको एक कंप्लीट सेट करना होता है। तो ये जो इसकी अभ्यास डीपीक्यू सीरीज की जो रूपरेखा है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस कराने पे टिकी हुई है। हम सेक्शनल टॉपिक्स भी लेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यूअस सीरीज में बने रहिए। अच्छा, कमेंट में आप मुझे उन क्वेश्चंस का जरूर जवाब दिया करिए जो मैं आपसे पूछता हूं, और आप अपना भी फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और एक पॉइंट जरूर याद रखिए, अब आपको मिशन मोड में काम करना। जब मैं मिशन मोड की बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि 2026 में आपको गवर्नमेंट जॉब लेके रहना है। और जो नियरेस्ट एग्जाम है वो है एसएससी सीजीएल का टीयर 1 है, उसको अच्छे से करिए। उसको अच्छे से करने के लिए आपको अप्रैल मंथ में खूब पढ़ाई करनी है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। हर वो सेगमेंट जो कि आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उसको कंप्लीट करिए। जो स्कोरिंग सेगमेंट उस पर फोकस ज्यादा रखिए। और पूरा मई और जून में जम के प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है और जम के प्रैक्टिस करनी। ये आपका टारगेट होना चाहिए, यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेट नंबर 35 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस अभ्यास डीपीक्यू सीरीज। थैंक यू।